एपिसोड 21। नए संकट की आहट। काल गांव और शाम गांव की सीमा पर जो काले धुएं का घेरा बना हुआ था वो अब भी वहीं था, बिल्कुल वैसा ही। बस फर्क इतना था कि अब उस धुएं ने घेरे के अंदर खड़े एक पेड़ को भी निगल लिया था। अब वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं रहा था, उसका तना भी काला पड़ चुका था और जो पहले हरी भरी पत्तियां हुआ करती थी अब उनकी जगह बस काला धुआं मंडरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई काले धुएं का पेड़ हो जिसमें पत्तियों की जगह सिर्फ धुआं होता हो और हर टहनी से जैसे अंधेरे की लपटें फूट रही हों। तभी वहां वो बाबा फिर से नजर आता है। हर बार की तरह आज भी उसने काले कपड़े पहने रखे हुए थे, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान लिए। वो धीरे धीरे उस काले धुएं के घेरे के पास जाता है और वहां बैठ जाता है। उसके साथ उसका वही काला झोला भी था जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। फिर बाबा ने आंखें बंद की और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। अचानक पता नहीं आसमान से एक काला कौवा उड़ता हुआ ठीक उसके पास आ गया। जैसे ही कौवा नीचे आया बाबा ने उसे झपटा मारकर जोर से पकड़ा और एक झटके में उसकी गर्दन उसकी शरीर से अलग कर दी। कौवा का ताजा खून उसने उसी काले धुएं के घेरे में डाल दिया। फिर वो कौए के शरीर को उठाकर पास के उसी काले पेड़ की एक तेज नुकीली डाली पर टांग देता है। पर असली हैरानी की बात तब होती है जब वो पेड़ खुद ब खुद बाबा के सामने झुक जाता है, मानो उसे इसी की प्यास थी या वो इसी का इंतजार कर रहा था। एक और अजीब बात ये थी कि पूरे दिन से मौसम खराब था। दोनों गांव को घने बादलों ने ढक रखा था और लगातार रिमझिम बारिश हो रही थी। मगर जहां वो बाबा बैठा था दोनों गांव की सीमा पर वहां ना बादल थे ना बारिश, बल्कि तेज धूप चमक रही थी, जैसे वो जगह किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। काल गांव की हवेली के अंदर अमर सिंह अपने कमरे में लगातार इधर उधर टहल रहा था, जैसे किसी गहरी परेशानी में डूबा हो। चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खड़कता है और लल्लू अंदर आता है। अमर सिंह बिना समय गंवाए पूछ बैठता है, क्या हुआ, बारिश रुकी या नहीं? लल्लू सिर झुकाए जवाब देता है, मालिक सुबह से वैसी ही रिमझिम बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अमर सिंह वहीं एक जगह रुककर गहरी सांस लेता है, फिर भारी और रौबदार आवाज में कहता है, अगर आज की बैठक नहीं हुई तो फिर गांव में उत्सव की तैयारी कब शुरू होगी? वैसे भी हम पहले से ही बहुत देर कर चुके हैं और अब और देरी ठीक नहीं है। लल्लू कुछ नहीं कहता, सिर्फ चुपचाप सिर झुकाकर अमर सिंह की बात सुनता रहता है। हवेली की गलियारों में ही रमा तेज कदमों से भारती के कमरे की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ झलक रही थी। वो कमरे के पास पहुंचकर दरवाजे पर धीरे से दस्तक देती है, लेकिन दरवाजा तुरंत नहीं खुलता। कुछ पल बाद दरवाजा धीरे से खुलता है और सामने शिव सिंह खड़ा मिलता है। रमा शांत स्वर में कहती है, देवर जी, मैं जरा अपनी बहन से कुछ बात करना चाहती हूँ, तो आप थोड़ी देर बाहर जा सकते हैं? रमा ने ये बात दरवाजे पर खड़े खड़े ही कही थी। आवाज में संकोच था पर इरादा साफ था। शिव सिंह कुछ देर रमा की तरफ देखता रहा, फिर बिना किसी भाव के हल्के से बोला, हाँ हाँ, लेकिन उसका चेहरा कुछ खिंचा हुआ था, जैसे कोई चीज मिलने से पहले ही उससे छीन ली गई हो। वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। चेहरे पर नाराजगी और मायूसी दोनों थी। रमा ने अंदर जाकर दरवाजा बंद किया और सीधे भीतर चली गई। कमरे में भारती बिस्तर पर बैठी हुई थी। रमा कुछ बोल पाती उससे पहले ही भारती मुस्कुराते हुए बोली, बढ़िया है तू वक्त पर आ गई, वरना तो वो मेरे ऊपर सवार ही हो गया था। रमा हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे तू उसे थोड़ा भी रोक नहीं सकती? भारती झुंझलाते हुए बोली, रोक तो लिया इस बार। भारती से झुकाते हुए आधे हंसी में और आधे घबराते हुए लहजे में बोली, इतने सालों से रोका है उसे, पर आज पता नहीं उसके अंदर का सिर कैसे जाग गया। उसने तो सीधे मेरे कपड़े तक उतार दिए थे, कभी भी अपना प्रोग्राम शुरू कर देता, लेकिन तू वक्त पर आ गई और मैं बच गई। रमा गुस्से में पर धीमे स्वर में बोली, वो सब ठीक है, लेकिन आगे से संभल कर और थोड़ा सतर्क रहे, समझी? वैसे भी बस कुछ दिन की बात है, जैसे ही हवेली और सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाती है फिर ये सब जाए भाड़ में। भारती मुस्कुराती हुई सिर हिलाती है, हाँ दीदी, अब आगे सब तुम्हारे कहे मुताबिक ही होगा। कमरा अब थोड़ा शांत था। रमा खिड़की के पास खड़ी बाहर बारिश
को निहार रही थी। रमा धीरे स्वर में बोली, मैंने उस अमर सिंह की बातें सुनी, बेचारा पगला गया है आज की बैठक के लिए, लेकिन लगता है मौसम भी हमारे साथ है। देख तो सही, सुबह से बारिश हो रही है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। भारती चौंकते हुए कहती है, क्या आज वही बैठक होने वाली थी जो उत्सव को लेकर बुलाई गई है? रमा सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब देती है। भारती गंभीर स्वर में कहती है, अच्छा हुआ। रमा, कुछ भी हो जाए ये उत्सव नहीं होना चाहिए। अगर उत्सव नहीं हुआ तो वरुण की इस हवेली में दस्तक भी नहीं होगी, और जब तक गांव वाले कुछ उपाय सोचेंगे तब तक हम सब कुछ अपने नाम करवा चुके होंगे। वैसे भैया का क्या हुआ? वो कब आ रहे हैं? रमा जवाब देती है, फोन आया था भाई का, उन्होंने कहा है वो उत्सव से पहले पहुंच जाएंगे, मतलब चिंता की कोई बात नहीं है। भारती हाँ में से हिलाते हुए कहती है, ठीक है। वैसे माँ से बात हुई क्या? वो क्या कह रही थी? रमा मुस्कुराती हुई कहती है, माँ तो पूरी तरह हमारे साथ है। उनका साफ कहना है, अमर सिंह कौन होता है, जितनी हक उसका है उतना ही हक उनके छोटे भाइयों का भी है, तो उसके बाद सारी संपत्ति छोटे भाइयों को ही मिलनी चाहिए, ना कि उस कल के आए हुए लड़के को। भारती थोड़ी देर चुप रहती है और फिर पूछती है, और पापा का क्या कहना है? रमा का चेहरा अचानक उतर जाता है। भारती धीरे से पूछती है, क्या हुआ पापा? अब भी? रमा बीच में ही बात काटती है, गुस्से में कहती है, पता नहीं कैसा बाप है हमारा, उसे हमारी खुशी कभी रास ही नहीं आती। उसका कहना है कि जो फैसला अमर सिंह ने लिया है उसे उसी में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसी के साथ है, हमारे साथ नहीं। भारती रमा के पास आकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तू चिंता मत कर, एक बार सब कुछ हमारे हाथ में आ जाए फिर सब अपने आप संभल जाएगा। उधर गांव में सेठ के घर का माहौल अब भी भारी था। बेटे की मौत का सदमा अब तक हर कोने में बसरा हुआ था। सेठ की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, उसने तो खाना तक छोड़ दिया था और पानी भी नामात्र का ही पी रही थी। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। सबसे अजीब बात थी कि सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि जिन आदमियों को उसने भेजा था वो अब तक लौटे क्यों नहीं। उनका फोन भी लगातार बंद आ रहा था। सेठ अंदर ही अंदर घुल रहा था, दुख में तो डूबा ही था, लेकिन अब चिंता और बेचैनी उसे और कचोटने लगी थी। सेठ के बेटे की लाश अब भी वैसी की वैसी पड़ी थी, ना उसे शमशान ले जा गया था, ना कोई अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। बस कमरे के आगे चौक में लाश रखी हुई थी और सेठ हाथ पर हाथ रखे निशब्द बैठा था। वो कुछ कर नहीं पा रहा था और पूरे घर में एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। शायद वो गंध उस लाश के सड़ने की थी जो अब धीरे धीरे गंधाने लगी थी। उधर रुद्रकोटी में सब लोग हॉल में ही बैठे थे। बारिश अब भी रिमझिम हो रही थी। मौसम इतना बिगड़ चुका था कि कोई कहीं जा नहीं सकता था। बाहर हल्की हल्की गड़गड़ाहट थी और अंदर एक डरावनी सी खामोशी। आर्यन किसी से फोन पर बात कर रहा था। बात खत्म होते ही उसने फोन काटा और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। उसी वक्त कार्तिक ने सवाल किया, क्या हुआ आर्यन, किसका फोन था? आर्यन ने धीरे से जवाब दिया, पता नहीं, दादाजी की तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है और ऊपर से ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। शायद मुझे कभी भी गांव वापस जाना पड़ सकता है। वो अपनी बात पूरी करके बस कुछ पल के शांत ही हुआ था कि उसे कुछ याद आया और कहता है, वैसे गांव में एक अजीब घटना हुई है। उसके ये कहते ही उस सबकी निगाहें एक साथ आर्यन पर टिक गई। वरुण, जिसकी बात को अभी तक कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था, अचानक बोल पड़ा, हाँ मुझे पता है, घाट पर बहुत सारी लाशें पड़ी होंगी और कुछ नहीं। ध्रुव ने एक नज़र वरुण को देखा, फिर चुपचाप आर्यन की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन इस जवाब से संतुष्ट नहीं था, कुछ तो था जो वो छिपा रहा था। आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में कल जब सेठ के बेटे को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने की तैयारी हो रही थी, तब से मौसम बिगड़ा गया। शांति मठ के बूढ़े पुजारी का कहना था कि इस समय अग्नि दाह ठीक नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि अंतिम संस्कार अगले दिन किया जाए। सेठ ने यह बात मान ली, लेकिन तभी से मौसम बिगड़ा हुआ है
और रात से बारिश लगातार हो रही है और थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना है कि ये सब उस डायन का प्रभाव है, क्योंकि इतने समय से उसे कैद किया हुआ था। तो अब वो नाराज है, वो अब अपना प्रकोप दिखाना चाहती है और गांव वालों को तड़पाना चाहती है। इतना कहकर आर्यन ने धीरे से वरुण की ओर देखा और कहा, अब समझ आया वरुण, डायन वैसी नहीं है जैसी तू बता रहा है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर हम उसके अतीत में झांकने की कोशिश करेंगे तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। वरुण चिल्लाते हुए बोला, ये सब गांव वालों की बस बातें हैं, ना कि किसी सिद्ध संत ने ऐसा कहा है। आर्यन गंभीर आवाज में कहता है, ठीक है, जैसा तू समझ। जो सच था वो मैंने बता दिया। मौसम अब भी वैसा ही था, भारी, डरावना और बिल्कुल थमा हुआ। उधर शाम गांव में सेठ के घर का माहौल गंभीर था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सेठ को उम्मीद जगी, शायद उसके भेजे हुए आदमी लौट आए हैं। वो तेजी से बाहर निकला, लेकिन सामने कोई और ही खड़ा था, शांति मठ के बूढ़े पुजारी। पुजारी ने कहा, सेठ, मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है। सेठ उन्हें आदर से अपने कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचते ही सेठ कुछ कहता है, उससे पहले ही बूढ़ा पुजारी बोल पड़ता, सेठ, अगर तू अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए यूं ही बैठा रहा तो ये गांव पूरी तरह तबाह हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। तेरे बेटे के नसीब में अग्नि संस्कार लिखा ही नहीं है। उसका शरीर इतना पापी है कि अग्नि भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। अब तक उसकी लाश सड़ी नहीं, सड़ी गली तो दूर, जरा भी नहीं बदली, वैसे की वैसी ही है। सेठ अवाक रह गया, शब्द जैसे गले में अटक गए। पुजारी ने गंभीरता से कहा, मेरा मानना है कि उसे जलाने की बजाय दफना दिया जाए, तभी यह बिगड़ा हुआ मौसम शांत होगा, वरना पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। और हाँ, ये बात अभी तक सिर्फ हमारे बीच है, लेकिन अगर तुमने जल्दी कोई फैसला नहीं लिया तो मुझे मजबूरन से मैं गांव की बैठक बुलानी पड़ेगी, और तुम जानते हो अमर तुम्हारा दुश्मन है। सोच लो सेठ, और मुझे जल्दी जवाब दो, मुझे भी उसके लिए तैयारी करनी होगी। ये कहकर बूढ़ा पुजारी कमरे से बाहर निकल आया। उसने जाते हुए सेठ के बेटे की लाश पर एक नज़र डाली। वो शरीर बिल्कुल वैसा ही था जैसा कुछ दिन पहले मिला था, बस थोड़ी सफाई कर दी गई थी। अगर कोई अनजाने देखे तो कह ही नहीं सकता कि ये लाश कितने दिनों पुरानी है, लेकिन जिस अजीब सी गंध से पूरा घर भरा हुआ था वो बूढ़े पुजारी को बेचा कर रही थी। उसने मन ही मन कहा, क्या ये वही तो नहीं जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? अगर ये वही है तो इसका अग्नि संस्कार संभव नहीं। मुझे जल्दी से जल्दी सेठ का फैसला चाहिए, फिर इस बला से भी छुटकारा मिल सकता है। ये सोचते हुए बूढ़ा पुजारी भारी कदमों से सेठ के घर से बाहर निकल गया। उसे महसूस हुआ, इस घर में कोई बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है, शायद उसी की वजह से ये सब कुछ गड़बड़ाया हुआ है। एपिसोड 21 समाप्त। हमारी कहानी यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।